बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम नाज़रीन को, सामीन को, अहले वतन को, मुसलमानों को जहाँ कहीं दुनिया के अंदर मौजूद हैं, ईद की खुशियाँ मुबारक हो। अल्लाह ताला आपको ईद दे, ईद के साथ साथ उसकी खुशियाँ भी दे और फिर जो खुशियाँ हैं वो तादम चलें, ता हयात आपके साथ रहें। ईद का प्रोग्राम था, मेरे पास दो इस मौके पे ऑप्शन है, क्योंकि मेरे साथ जो मेहमान हैं वो अपनी ज़ात में एक अंजुमन है। एक ऐसा उनके पास इल्म का ज़ख़ीरा है कि जिसमें से जितना भी मामला किया जाए, जितना उसको खोदा जाए, जितना तराशा जाए, जितना तलाशा जाए, वो जो है वो हमारे सामने उसकी परतें खुल के आती रहती हैं। तो मेरे पास दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन तो ये है कि मैं आपको अपनी तकरीर सुनाऊँ, कुछ अपने मेहमान को भी मुतासर करने की कोशिश करूँ, कुछ ईद के मौके पे आपका भी जो है वक्त लूँ, क्योंकि मेहमान ऐसे हैं कि ज़ाहिर है कि स्क्रीन पर आपने रुक ही जाना है। दूसरा ऑप्शन ये है कि मैं सीधा उनकी तरफ चलूँ, उनसे गुफ्तगू करूँ, तारीख़ के हवालों के साथ मुस्तकबिल का अहवाल पूछने की कोशिश करूँ। तो मैं दूसरे ऑप्शन की तरफ जाता हूँ। ईद का मौका है, ज़्यादा बदमज़गी नहीं दूंगा। सुबह आपने मीठा खाया था तो उस मीठे का जायका, उसकी चाशनी जो है वो आपकी ज़बान पे, आपके मुंह के अंदर तादेर रहे। मैं मुजीबुर रहमान शामी साहब का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने हमें वक्त दिया ईद के मौके के लिए, जो है वो किस तरीके से पाकिस्तान को आगे लेकर चलना है और किस तरीके से पाकिस्तान के मसाइल में जो एक अंधेरा है उसके आखिर में रोशनी देखते हैं। शामी साहब से वो पूछते हैं। शामी साहब, शुक्रिया तो मैंने आपका अदा किया, ईद की मुबारकबाद भी ज़ाहिर है कि नाज़रीन के साथ शेयर की, लेकिन शामी साहब ये फरमाइएगा कि जिस तरह की एक मायूसी नज़र आती है हर जानिब, मईशत के मैदान में, इल्म के मैदान में, फ़नून के मैदान में, पैदावार के मैदान के अंदर, सियासी मैदान के अंदर, अदालती मैदान के अंदर, हर महाज में हमें लग रहा है कि हम परेशान हैं, मायूसी है, अंधेरा है, अंधेरा भी ऐसा कि जिसके बाद शायद उजाला कभी ना हो। तो ऐसी मायूसी आपने अपनी कभी ज़िंदगी में देखी? ज़ाहिर है कि आप ख़ुद तमाम सियासी मामलात देखते हैं, पाकिस्तान का, मैं पाकिस्तान से लेके आज तक मार्शल लॉ भी आपने देखे, आपने जो ये भी देखा कि किस तरीके से एक आमिर आता है, किस तरीके से मुंतखब वज़ीर आज़म को घर फारिग किया जाता है। तो ऐसा कभी मायूस अमल आपने ज़िंदगी में देखा? देखें, बहुत शुक्रिया आपका पहले कि आपने ईद की खुशियों में मुझे भी शरीक किया। आपको ईद मुबारक, और सुनने वालों को भी और देखने वालों को भी ईद मुबारक। देखें, ईद ये हम मनाते हैं रोज़ों के बाद, यानी 30 दिन या 29 दिन रोज़े रखते हैं, भूखे प्यासे रहते हैं, और फिर उसके बाद मुसर्रत का इज़हार करते हैं और ईद मनाते हैं। बिल्कुल। तो ये एक पैगाम है अल्लाह ताला की तरफ से कि मुश्किलात के बाद आसानी आती है। बिल्कुल ठीक। और दिन जो हैं वो एक से नहीं रहते। बिल्कुल ठीक। असल उम्मीद का पैगाम तो आपने शामी साहब दे ही दिया इब्तिदा में ही। तो ईद का मतलब ही ये है। अब हम बड़े मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं, हर शख्स परेशान है, तारीख़ की बदतरीन महंगाई है जिसका हमें सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल। और कभी हमने सोचा नहीं था, मैंने कम अज़ कम कभी नहीं सोचा था कि पाकिस्तान जो है कभी इस तरह के मुश्किल हालात से भी गुजर सकता है। अच्छा शामी साहब, आपने तो माशाल्लाह भी देखे, आपने तो जंगें भी देखी, आपने एक नहीं 3-3 जंगें देखी जो बाकायदा अनाउंस जंगें थी। 65 की जंग हो, 71 की जंग हो, कारगिल की जंग हो, एटमी धमाकों के बाद पाबंदियां भी देखी। आपने जो है वो मार्शल आते हुए भी देखे, आपने वज़ीर आज़म को फांसी लगते हुए देखा, आपने हुकूमतों को रुखसत होते देखा। आप तो पूरा एक, आपके सामने तो एक पूरी फिल्म है, लेकिन आप इतना क्यों इस हालात को इतना अहमियत दे रहे हैं कि ये? अब मैं समझ रहा हूँ कि जो मुश्किलात हैं, यानी जैसे दिन के बाद रात आती है और रात के बाद दिन आता है, उसी तरीक़े से हमें तवक्को रखनी चाहिए कि अल्लाह ताला मुश्किलात को आसान करेगा और हम एक इज्तिमाई सतह पर यानी ईद जो है मना सकेंगे एक और रंग में। शामी साहब, अपनी ईद के मुतालिक अगर थोड़ा सा बताएं ना। तो पहले आपने जो बात की ना, देखें इस वक्त पाकिस्तान जो है ना बड़ी मुश्किलात से गुजरा, आजमाइशों से गुजरा, आपने इशारा भी किया। और लेकिन इस वक्त एक तरफ मुआशी मुश्किलात है, एक तरफ समाजी मसाइल हैं। यानी जिस तरह की तकसीम मैं देख रहा हूँ आज,
और जिस तरह के हमारे अदारे जो हैं उनमें टूट फूट हो रही है। अच्छा, अदालतों में आप देखें और हमारे दफाई अदारे तक मुतासर हैं। हमारे सियासी अदारे तो खैर इन चीज़ों के आदी हैं ही। हमारी कौमी असम्बली जो है वो देखें, उसमें अपोजिशन की नशस्तें खाली हैं और हुकूमत और अपोजिशन वो एक दूसरे के साथ बैठने को तैयार नहीं है, एक दूसरे के साथ बात करने को तैयार नहीं है, बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि एक दूसरे की शक्ल देखने को तैयार नहीं है। तो ये बहुत सी जो मुश्किलात हैं ये इकट्ठी हो गई हैं। इस वजह से मैंने अर्ज़ किया है कि ऐसे हालात मैंने पहले नहीं देखे। अच्छा शामी साहब, अगर आपकी इजाज़त हो तो कथा कलामी में कुछ ज़रूर करना चाहूँगा। आपने भुट्टो साहब का दौर देखा, हमने किताबों में पढ़ा कि उस मौके पे तहरीकें चल रही थी, फिर हमने निज़ाम मुस्तफ़ा तहरीक का किस्सा सुना कि जी उस वक़्त जो है वो सड़कों पे लोग निकल आए थे, एक रेड लाइन लगा दी जाती थी कि इससे आगे नहीं आना। अब तहरीकों के अगर पाकिस्तान में किस्से पढ़ें, सियासी तहरीकों के, तो उसमें हमें तो पता लगता है कि शायद हालात उस वक्त इतने ख़राब थे कि लोग एक दूसरे का चेहरा नहीं देखना चाहते थे। एक वज़ीर-ए-आज़म को फांसी हो गई, मुल्क अलग हो गया, 1971 का वाक़या हुआ। तो आज के हालात को आप कैसे उन सबसे ज़्यादा कह सकते हैं कि जिसमें मुल्क अलग हो जाए, मुल्क में जो है वो इस तरह की एक कैफियत पैदा हो जाए कि जहाँ वज़ीर-ए-आज़म को एक फांसी लग जाए, जहाँ पर जो है वो फ़ौज को आना पड़े और एक रेड लाइन लगा दी जाए कि इससे आगे कोई ना निकले। तो उससे ज़्यादा आप मायूस और ख़राब समझते हैं हालात को? देखें, जो मशरक़ी पाकिस्तान का सानिया हुआ और जुल्फ़िकार अली भुट्टो और शेख मुजीबुर रहमान वो एक दूसरे से टकराए। जो 1970 के इंतखाबात थे उनमें जो कौमी असम्बली आई उसमें अवामी लीग को अक्सरियत थी और भुट्टो साहब जो थे वो माइनॉरिटी में थे। और जो अक्सरियत थी वो उसका ताल्लुक जो था एक ही सूबे से था, मशरक़ी पाकिस्तान। बिल्कुल। तो वो उन इस असम्बली को दस्तूर बनाना था, वो दस्तूर नहीं बना सकी, फौजी कार्रवाई हुई। लेकिन मैं आपसे ये अर्ज़ करूं कि फौजी कार्रवाई से 2 दिन पहले तक तो भुट्टो और मुजीब मुलाकात हुई थी। अच्छा, यानी कि सियासतदान बैठ रहे थे आपस में? उसमें याह्या खां भी मौजूद थे। उसमें कुछ तय नहीं पा सका, यानी फौजी कार्रवाई हुई, लेकिन ऐसा नहीं है कि बातचीत नहीं हो रही थी। ठीक। अच्छा, उसके बाद जब भुट्टो साहब के खिलाफ तहरीक चली और उन पर धांधली का इल्ज़ाम लगा इंतखाबात में, तो उन्होंने नए इंतखाबात जो हैं उन पर इत्तफाक कर लिया और उनके जो मुखालिफ थे पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद वाले और भुट्टो साहब वो एक मेज़ पे बैठे हुए थे। बिल्कुल ठीक है, यानी कि निगोशिएशन कभी सियासतदानों के दरमियान खत्म नहीं हुई थी। और जिस रात को मार्शल लॉ लगा है उस रात भी मीटिंग हुई थी। समझौता जो था वो नहीं हो रहा था, उसमें कुछ उलझने थी, उस बारे में मुख्तलिफ आरा है और फौज ने कार्रवाई कर दी। लेकिन यानी इजलास जो है वो तो उस रात भी हुआ था, उससे पहले भी हुआ था। आज तो ये सूरत है कि इमरान खान और बरसरे इख्तिदार जमातें जो हैं वो एक दूसरे से मुसाफा नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक है। एक दूसरे से बात नहीं कर सकते और फिर हमारे जो अदारे हैं उसके असरात उनमें पहुँचे हैं। यानी फ़ौज जिस तरीके से ज़ेर बहस है सोशल मीडिया में, उसका तसव्वुर नहीं किया जा सकता था कभी। और जो हमारी अदलिया है इस वक्त उसकी जो रेट है, उसको जो चैलेंज दरपेश, कौमी असम्बली में करारदादें पेश होती हैं, कौमी असम्बली में करारदाद पेश हुई है, मंजूर हुई है, जिसमें कहा गया है कि अब सुप्रीम कोर्ट का जो फुल बेंच है उसका हुक्म जो है हुकूमत तस्लीम न करे। बिल्कुल ठीक। शामी साहब, अदालती तकसीम कभी आपने देखी थी ऐसी? क्योंकि हम किस्सा सुनते हैं कि जी कोई मौलवी मुश्ताक थे, कोई जस्टिस मुनीर थे जिन्होंने नजरिया ज़रूरत वो किया, फिर जस्टिस सजाद अली शाह का बड़ा तस्करा आता है, फिर उस हमले का तस्करा आता है कि जो नवाज शरीफ साहब
और उनके नवाज शरीफ साहब के हामियों ने अदालत पे किया। अदालत में तकसीम तो हमने उस वक्त भी देखी जब इफ्तिखार चौधरी साहब की तहरीक चली, जिसमें जो है वो पीसीओ जजेस और नॉन पीसीओ जजेस का एक तनाज़ा था। फिर डोगर साहब कोर्ट हमारे वजूद में आ गई। तो कोर्टों में कभी आपने ऐसी तकसीम देखी है कि नाम लेके बता सकता हो, मैं सिर्फ अकेला नहीं, मेरा अमला बता सकता हो कि यार कौन सा जज किसकी साइड है, कौन सा जज किस तरफ जो है वो बैठ रहा है जाके? देखिए, जज जो होते हैं वो मुख्तलिफ नुक्ता है नज़र रख सकते हैं और रखते हैं। जैसे हमारे यहाँ फ़िकी इख्तलाफात हैं, कोई फ़िका जाफरिया है, फ़िका हनफिया है, फ़िका शाफिया है, उनमें इख्तलाफात तो होते हैं। वैसे ही इंटरप्रिटेशन के इख्तलाफात जो हैं जजों में भी होते हैं। लेकिन जो सूरत हाल अब है, ये तो अपनी मिसाल आप है, लेकिन कभी नहीं हुआ कि ये कहा गया हो कि अदालत का जो हुक्म है वो नहीं मानेंगे, और जो अदालत का हुक्म है उस पर तनाज़ा हो कि ये हुक्म है क्या। 4 आदमियों ने क्या हुक्म दिया है और 3 ने क्या हुक्म दिया है, 4 जज क्या कह रहे हैं, 3 क्या कह रहे हैं, 2 क्या कह रहे हैं, यानी इसी पे झगड़ा पड़ा हुआ है और अदालत का हुक्म क्या है। और शामी साहब, आवाज़ें कसने का एक मामला आ जाए कि हम ख्याल बेंच है, ये फलाना बेंच है, और जिस तरह से मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि ये बताना आसान हो जाए कि कौन किस तरफ जो है वो झुकाव रखता है। ये जो अब मतलब ये कि काफ़ी एक मामला बढ़ गया ना पहले से। बुनियादी आप अदलिया पर से फैसले जो है ना उनसे इख्तलाफ कर सकते, लेकिन कोई फैसला अदलिया का ऐसा नहीं है जिसके बारे में कभी कौमी असम्बली को ये यानी ज़रूरत महसूस हुई हो, या मैं कहता जुर्रत हुई हो कि वो ये कहे कि इस फैसले पर हुकूमत को अमल नहीं करना। शामी साहब, बड़ी आपने अहम लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, जुर्रत का, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बिलावल भुट्टो साहब की तकरीर हो, शहबाज शरीफ साहब हों या मियाँ नवाज शरीफ साहब हों, यही 3 लोग ही बात कर रहे थे। इन सब ने भी इस जानिब इशारा दिलाया कि माजी में जो है वो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को फ़ारिग किया गया, नवाज शरीफ साहब को फ़ारिग किया गया, और बहुत से अदालती फ़ैसलों ने मुख्तलिफ़ हुकूमत के तख्ते हिलाए, सूबे के अंदर हो या मरकज़ के अंदर हो। तो कभी ऐसा हुआ था कि कोई सूबाई असम्बली या फिर अब तो कौमी असम्बली वो जो है अदालत के मुकाबले में ये कहे कि जी हम बालादस्त हैं, और कहे क्या बल्कि हकीकत भी है? कभी नहीं हुआ। देखिए, असम्बली और पार्लियामेंट इसलिए बालादस्त हैं कि वो दस्तूर में तरमीम कर सकते हैं, वो कानून साजी कर सकते हैं। अदलिया कानून नहीं बनाती, अदलिया कानून की तशरीह करती, मुकन्नना नहीं है। लेकिन अदलिया को मुकन्नना के बनाए हुए कानून और इंतजामिया के फैसले जो हैं उन पर रिव्यू करने का, उनको मुस्तरद करने का हक हासिल है। लेकिन शामी साहब, ये फरमाइएगा कि पार्लियामेंट का इस तरह से अदलिया के बारे में करारदाद पेश करना, ये पार्लियामेंट की स्ट्रेंथ है या निज़ाम की नाकामी है या निज़ाम की कमज़ोरी और खोखलापन है? नहीं, मैं तो समझता हूँ कि निज़ाम की कमज़ोरी है, और ये आप इसको एक जवाल कहेंगे, जवाल की अलामत है। यानी जो हमारे चीफ जस्टिस हैं उनसे हर शख्स ये मुतालबा कर रहा था कि आप जो तनाज़ात पैदा हो चुके हैं, जो तकसीम जजों की सामने आ रही है, उसके मुनासिब ये होगा कि आप मामलात जो हैं फुल कोर्ट के सामने रख दें और सारे जजों को फैसला करने दें। फैसला तो वही होता जो उनकी अक्सरियत करती, बिल्कुल, लेकिन उन्होंने ये बात तस्लीम नहीं की। अब जो उन्होंने जो बेंच बनाया 3 रुकनी, उसने फैसला किया। अब कौमी असम्बली में करारदाद मंजूर हो रही है कि हम इसे तस्लीम नहीं करेंगे। यानी ये तो कभी मुमकिन नहीं है ना। ये भुट्टो साहब के खिलाफ फैसला हुआ, फांसी का फैसला हो फांसी गया। का, फांसी चढ़ गया ना। बिल्कुल, ठीक है, आप फैसले पे तनकीद करें या उसकी तौसीक करें। बिल्कुल, भुट्टो साहब तो इस दुनिया में नहीं रहे ना। हाँ, चाहे आज आप उसको रिवर्स कर दें, चाहे आप उसको रिव्यू कर लें। जो नवाज शरीफ साहब के खिलाफ फैसला हुआ वो तो अने इख्तिदार से निकल गए ना, नाअहल हो गए, वो इलेक्शन भी लड़ सकते ना अभी तक, उनका इख्तिदार भी खत्म हो गया। बिल्कुल, उस फैसले को मुस्तरद नहीं करने की जरूरत हुई किसी को, अमल हुआ।
और फिर राइटली और रॉन्गली देखे ना, किसी भी मार्शल जनरल ज़ियाउल्लाह का मार्शल आया, सुप्रीम कोर्ट ने उसकी तौसीक कर दी, बिल्कुल नुसरत भुट्टो केस, वो तौसीक आज उस पर तनकीद होती है। परवेज मुशर्रफ का मार्शल आया, सुप्रीम कोर्ट ने उसकी तौसीक कर दी, आज इसमें भी तनकीद होती है। अयूब खान का मार्शल आया, जस्टिस मुनीर ने उस पर ठप्पा लगा दिया, नजरिया जरूरत का ठप्पा लगा उसमें भी तनकीद होती है। लेकिन ये फैसले तस्लीम किए गए और सुप्रीम कोर्ट ने परवेज मुशर्रफ को पाबंद किया कि वो 3 साल के अंदर इंतखाबात कराएंगे। बिल्कुल ऐसे ही है, और वो इंतखाबात कराना पड़े। बिल्कुल ठीक। हमेशा यानी कि अदलिया का एक हैवी हैंड रहा या अपर हैंड रहा, जिसके नतीजे में आप ये कह सकते हैं कि रियासत चलती रही। शामी साहब मैं एक ब्रेक ले लूँ, ईद का मौका है लेकिन ब्रेक फिर भी ज़रूरी है, ब्रेक होगा तो फिर हमारा काम भी चलेगा। एक ब्रेक के बाद आते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद, मुजीबुर रहमान शामी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शामी साहब, ये जंग जो है जो इस वक्त मुकन्नना और अदालत के दरमियान एक खड़ी हो गई है, इसका कोई आपको सलूशन नज़र आता है या ये मज़ीद तकसीम करेगी जिस तरह से हर इदारे के अंदर तकसीम है? देखें, फ़िलहाल तो कोई मुझे रास्ता नज़र नहीं आ रहा। शामी साहब, एक रास्ता निकालने की आप लोगों ने भी कोशिश की थी, आप इमरान खान साहब के पास गए थे, क्या कहा खान साहब ने? होना तो ये चाहिए था कि हमारे सियासतदान मिलकर बैठते और इंतखाबात की एक तारीख जो थी पूरे मुल्क में, सूबाई असम्बलियों के, कौमी असम्बली के, वो तय कर लेते। ठीक, 90 दिन की कैद दस्तूर ने लगाई है, लेकिन उससे उस कैद से तो हम आज़ाद हो चुके ना। बिल्कुल, बात तो आगे निकल चुकी। तो अगर इत्तफाक राय हो जाता तो चंद रोज़ आगे पीछे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, मगर ऐसा नहीं हो सका। अदालत का फैसला आप ज़ाहिर है ना माने, ना इत्तफाक ना करें, कह दें हम 20 अरब नहीं देंगे, हम ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। आप हुक्म अदूली नहीं कर सकते, ठीक, आप उससे इत्तफाक ना करें। लेकिन शामी साहब, टेक्निकल ऐसा पॉइंट भी तो कभी किसी फैसले पे नहीं उठाना कि 3 जजों ने फैसला दिया कि 4 जजों ने फैसला दिया। देखिए ना, इस टेक्निकल पॉइंट के उठने की एक वजह वो पानामा केस भी है कि जो इसी अदालत का दिया गया था कि जिसके अंदर उन जजों के फैसले को भी शामिल किया गया जो उस वक्त बेंच का हिस्सा नहीं थे। नहीं, वो ऐसा नहीं है। ये वो ये नहीं, जजों के वो जो फैसले थे उससे अगर डिसीजन इससे ताल्लुक़ नहीं नतीजे का। वो असल में मामला ये हुआ था कि जो अकामा था उनका, उसको इंटेलिजेंस का अदारा एक वो उसके लोग लेकर आए और उन्होंने, या GIT बनी हुई थी, उसने वो जमा कराया अकामा, और उस वक़्त समात ख़त्म हो चुकी थी और फैसला आने वाला था। तो अदालत ने उस अकामे की बुनियाद पर और उसकी फिर वह देखा कि जो कंपनी है उसमें तनख्वाह लेनी थी इन्होंने, और वो उसको इसका अंदराज नहीं किया अपने गोशवारे में, तो रिसीवेबल्स का तो नवाज शरीफ साहब को नाअहल कर दिया। उस पर एतराज़ ये होता है कि ये मामला जब ये एक नई बात वहाँ पेश की गई, अवलन तो समात ख़त्म हो गई, तो ये उसको एंटरटेन नहीं करना चाहिए। बिल्कुल ठीक। अगर एंटरटेन किया तो उस पर नवाज शरीफ साहब को नोटिस जारी करना चाहिए था, उनका जवाब लेना चाहिए था। उनका जवाब लिए बगैर उसको बुनियाद बनाकर उनके खिलाफ फैसला कर दिया गया, और वो पानामा जो था उसके जितने मामला थे वो धरे के धरे रहे, वहीं के वहीं रह गए। जिस तरह भुट्टो साहब का मामला है ना, वहाँ भी ये एतराज़ होता है कि भुट्टो साहब का जो मुकदमा था वो उनके खिलाफ फैसला हुआ, 4 जजों ने कहा कि वो मुजरम है, उनको फांसी लगाई जाए, 3 ने कहा उनको बरी किया जाए, उन पर इल्ज़ाम साबित नहीं हुआ। अब हुआ ये अबेटमेंट में, यानी साजिश करने, भुट्टो साहब ने कत्ल अपने हाथों से तो नहीं किया, ये कहा जी कि उन्होंने साजिश की कत्ल करने की या उसका हुक्म दिया। ये साजिश करने वाला जो है उसको फांसी की सजा नहीं हुई कानून में आज तक, इसलिए उनके फैसले पर भी उंगली उठती है कि उनको फांसी की सजा दे दी गई। तो जो कानून जो है उसमें बड़ी टेक्निकलिटीज इन्वॉल्व होती हैं। तो ये बात आपकी दुरुस्त है कि जो फैसला है 3 जजों का
उसके बारे में ये एतराज़ात हैं, लेकिन जो कवायद है सुप्रीम कोर्ट के, उसके मुताबिक तो बेंच बनाने का इख्तियार जो है वो तो चीफ जस्टिस के पास है। बिल्कुल, बेंच वही बना सकते हैं। लेकिन वो कहते हैं बेंच तहलील ही नहीं हुआ था। नहीं, अब अगर चीफ जस्टिस कहें कि तहलील हो गया था तो फिर तहलील हो गया। रिटर्न में तो उन्होंने भी कहीं नहीं कहा कि तहलील हो नहीं, गया था। तहलील हुआ। 2 जजों ने कहा कि आप खुद फैसला करें बेंच का। तो टेक्निकली तो यानी चीफ जस्टिस जो हैं ये उनका इख्तियार है। लेकिन शामी साहब, जो इस तरह के मामलात हों कि जो वसी कौमी सियासी मंजरनामे के ऊपर वसी तर असरात रखें, उनको जो है वो किसी इस किस्म की इबाहम से, किसी शक से, किसी शुबे से पाक नहीं होना चाहिए। बिल्कुल पाक होना चाहिए, ये चीज़ों को देखना चाहिए। और हमारे दोस्त थे और बुजुर्ग थे चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार इकबाल साहब, तो उन्होंने एक बड़ी दिलचस्प बात की और उनकी अदालत में कहने कहा कि इंसाफ जो है अंधा होता है। उन्होंने कहा इंसाफ तो अंधा होना चाहिए, इंसाफ तो अंधा होता है, लेकिन जज को तो नहीं अंधा होना चाहिए। बिल्कुल ठीक। जज नहीं अंधा हो सकता, इंसाफ तो अंधा हो सकता है। तो ये बात आपकी दुरुस्त है कि चीज़ों को वसी तर तनाजुर में देख कर और तहम्मुल से, बुर्दबारी से जो तकसीम है उसको ख़त्म करना चाहिए था। लेकिन मेरी गुजारिश ये है कि आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले के असरात ख़त्म कर सकते हैं कानून साजी के ज़रिए। बिल्कुल ठीक। आप करारदादे पेश करके या उनको मंजूर करके असरात ख़त्म नहीं कर सकते। अगर आपके पास ये मजीद बिगाड़ का सबब होगा शायद साहब। अगर आपके पास 2/3 अक्सरियत है तो आप आईन में तरमीम कर सकते हैं। आप अगर चीफ जस्टिस साहब जो हैं उन पर आपको एतराज़ है, आप दस्तूर में तरमीम कर सकते हैं कि भाई ये चीफ जस्टिस जो हैं इनको हम इनके ओहदे से अलग कर रहे हैं और इन पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कार्रवाई नहीं होगी, इन पर पार्लियामेंट कार्रवाई करेगी। तरमीम कर सकते हैं बिल्कुल। लेकिन इस वक्त तो आपके पास वो मेजॉरिटी नहीं है। बिल्कुल। और आपको ये इख्तियार हासिल नहीं है। और जो लेजिस्लेटर अगर करेंगे, और अगर जो पनामा केस था उसके बाद भी नवाज शरीफ साहब की जो नाअहली थी उसको ख़त्म करने के लिए मुस्लिम लीग नून की हुकूमत तो मौजूद रही ना। बिल्कुल ऐसी है। तो वो उसके बाद भी थी तो वो लेजिस्लेट कर सकती थी, उसके खिलाफ अपील का हक उनको दे सकती थी। और जो अब अदालती इस्लाहात का बिल पेश हुआ है ये उस वक्त भी पेश हो सकता था। तो देखिए, आप अदालतों के फैसले जो हैं उनका असर ज़ाइल कर सकते हैं, उनको रद्द कर सकते हैं, लेकिन कानून के ज़रिए, डंडे के ज़रिए नहीं। अच्छा शामी साहब, आप अपना जस्टिस साकिब निसार साहब से मिले थे, तो उनको अपनी अदालती तर्ज अमल के ऊपर डैम फंड वो इकट्ठे करते रहे, फिर बहुत सारे तनाज़ात का वो हिस्सा बने। सिर्फ एक पनामा के अलावा भी उन्होंने बहुत से ऐसे सोमोटो लिए, अदालत के अंदर बहुत सारे ऐसे मामलात थे। वो लाड़काना की वीडियो भी मेरे सामने है कि जिसमें वो मोबाइल उठाकर फेंकते हैं एक जज का, कि जो ज़ाहिर है कि उनका मातहत नहीं है। मातहत अदालतें ज़रूर कहलाती हैं लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव तो हर अदालत अलग है। तो उनको अपने कंडक्ट के ऊपर कोई पशेमानी, कोई परेशानी, कोई गुफ्तगू के अंदर आपको चीज़ ऐसी महसूस हुई? नहीं, पशेमानी उनको ज़ाती हवाले से तो है, यानी मेरे साथ उनका ज़ाती मामला भी ऐसा था और वो भी एक लंबी कहानी है। और मैं ख़ुद उनकी अदालत में पेश हुआ, मेरे ऊपर किसी ने इल्ज़ाम लगा दिया कि पता नहीं मैंने कितने पेट्रोल पंप ले लिए हैं, और वो बेतुका इल्ज़ाम था। अभी भी सोशल मीडिया पे वो इल्ज़ाम चलता है। तो मैं उनकी अदालत में गया। हकीकत बस इतनी थी कि मेरे बेटे के पास एक ऑयल कंपनी है, उसकी डीलरशिप थी, एक पेट्रोल पंप था, और उसको पता नहीं क्या क्या कुछ अफसाने बनाए गए। तो मैं उनकी अदालत में गया और मैंने कहा कि जिस शख्स ने ये शिकायत की है, एक खातून वकील थी, आप उनके खिलाफ कार्रवाई करें, कंटेम्प्ट की कार्रवाई करें और झूठ बोलने की कार्रवाई करें कि मेरे खिलाफ झूठा इल्ज़ाम लगाया है। तो उन्होंने कहा कि आप दरख्वास्त लिख के दें। मैंने कहा आपने दरख्वास्त लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप सो मोटो कार्रवाई करें। तो उसके बाद खैर मैंने दरख्वास्त लिख के दी, वो कुछ कार्रवाई नहीं हुई, आज तक नहीं हुई इसके ऊपर। और उस वक्त जब मैं उनसे बहस कर रहा था
तो कुछ वो गुस्से में आ गए। तो मैंने उनसे कहा कि देखिए अदालत जो है गुस्से में मालूम होती है मुझे। कहेंगे हाँ मुझे गुस्सा है। मैंने कहा जब गुस्से में आ जाती है अदालत, वो अदालत नहीं रहती। क्या बात है। अदालत गुस्से में नहीं आती। तो वो तो उनसे मामला रहा, लेकिन अब जो कुछ उन्होंने किया, और अफसोस तो ये है कि जब वो ये कुछ कर रहे थे, ना कोई वकला तंजीमें इकट्ठी हुई इस पर या खड़ी हुई, और ना ही हमारी पार्लियामेंट जो है वो इस पर मुत्तहिद हुई। बिल्कुल ऐसे ही। देखिए उस वक्त मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी ना, शाहिद खान अब्बासी साहब यानी वज़ीर आज़म थे, और पीपल्स पार्टी भी वहाँ मौजूद थी। शामी साहब, ये कमज़ोरी होती है हमारी हुकूमतों की कमज़ोरी होती है कि वो जब इक़्तिदार में होते हैं तो बहुत से ऐसे मामलात के ऊपर खामोश रहते हैं कि जिसके ऊपर वो वैसे हमें कहानियाँ सुना रहे होते हैं जब अपोजिशन में आते हैं। मुत्तहिद हो जाते, पार्लियामेंट जो है ना, पार्लियामेंट के वक़ार के लिए मुत्तहिद हो जाते और तरमीम करके दस्तूर में निकाल बार करते चीफ जस्टिस को, है ना। तो ये काम करना चाहिए था ना। लेकिन उस वक़्त मज़े लेते हैं जो सियासी मुखालिफ हैं। जब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को तौहीन अदालत के केस में बरतरफ किया गया, तो हमारी जो स्पीकर है कौमी असम्बली की फहमीदा मिर्ज़ा, उन्होंने तो उस फैसले के खिलाफ अपना रूलिंग दी। मगर उस वक्त की जो अपोजिशन थी मुस्लिम लीग नून, उसका रवैया क्या था अब भी लोग देख लीजिए, तकरीरें सुन लें उनकी। बिल्कुल ठीक है। नहीं कि सियासतदानों के आपस के इख्तलाफ कानून साजी भी नहीं होने देते, और ये जब आपस के इख्तलाफात, आज तक पार्लियामेंट जो है ना मुत्तहिद होकर अपने दफा के लिए इकदाम नहीं करती। शामी साहब, वो चराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं, ये सोचता कोई नहीं है। एक ब्रेक लेते हैं, शामी साहब से दोबारा बात करेंगे। एक सवाल बड़ा अहम रह गया है जो मैंने शामी साहब से पूछना है, क्योंकि अब आखिरी लम्हात की तरफ हम जाएंगे। सवाल मेरा अभी आपको बता कर जाता हूँ कि पॉपुलरिटी के हवाले से बात हो रही है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को कंपेयर किया जाता है इमरान खान साहब से कि जो पब्लिक पॉपुलरिटी है वो किसकी ज़्यादा, शामी साहब से पूछेंगे। जी, ब्रेक के बाद खुशामदीद। मुजीबुर रहमान शामी साहब मौजूद हैं। शामी साहब, पॉपुलरिटी का एक अगर कंपैरिजन किया जाए, एक राय ये आती है, अब मैं नाम लेना चाह रहा क्योंकि बहुत सोशल मीडिया के ऊपर उस पर जो है वो हाहाकार मची हुई है, कि एक साहब ने फरमाया कि काज़िम मोहम्मद अली जिन्ना से ज़्यादा पॉपुलर जो है वो जनाब इमरान खान साहब हैं, क्योंकि ये चारों सूबों के अंदर यकसर पॉपुलर हैं। काज़िम को शायद कोई पूछने वाला नहीं था। पाकिस्तान के मुख्तलिफ, इस वक्त के पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में उनकी उतनी पॉपुलरिटी नहीं थी। फिर भुट्टो साहब से कंपैरिजन किया जाता है। वो बहुत सारे लोग कहते हैं कि भुट्टो साहब पंजाब और सिंध में तो पॉपुलर थे, लेकिन KPK के अंदर नहीं थे। बलूचिस्तान में उन्होंने ऑपरेशन इसलिए करवाया। मगरबी पाकिस्तान के अंदर वो पॉपुलर थे, मशरकी में नहीं थे, यानी कि पूरे पाकिस्तान में नहीं थे। और ख़ान साहब जो हैं वो शायद हर जगह पॉपुलर है। तो पॉपुलर पॉलिटिक्स और ताकत की पॉलिटिक्स, इसमें खान साहब को कहाँ खड़ा देखते हैं? देखिए बात यह है कि ये बात कहनी कि कायद आज़म से कोई शख्स पॉपुलर है ज़्यादा, ये इससे बड़ा झूठ तो कोई हो नहीं सकता। ठीक। और ऐसे शख्स को तो कोड़े लगाने चाहिए। कायद आज़म ने कौम को मुत्तहिद किया। ठीक। मुसलमान कौम मद्रास से लेकर कराची तक और ढाका से लेकर पेशावर तक, बिल्कुल ठीक, उनकी आवाज़ थी, उस पर लब्बैक कहती थी। और वो एक वाहिद तर्जमान थे उस वक़्त मुसलमान कौम के सब कॉन्टिनेंट की। और उनकी जो हैसियत है उसमें तो कोई दूसरा शरीक हो नहीं सकता। बिल्कुल ठीक, यानी कि कंपैरिजन बनता ही नहीं है, सवाल ही गलत है। नहीं है ये, आप यानी एक ऐसा ही है कि बाप का कंपैरिजन करें एक बच्चे से। चले ऐसा कर लें कि मैं सवाल पे ही मादत खाऊं, लेकिन भुट्टो साहब से तो चलें कंपैरिजन हो सकता है ना। एक बात, दूसरी बात ये कि भुट्टो साहब की पॉपुलैरिटी थी, उसके बाद यानी मुजीबुर रहमान भी उनसे ज़्यादा पॉपुलर थे। आप देखें अल्ताफ़ हुसैन कितना पॉपुलर थे अपने हल्के में। बिल्कुल बिल्कुल। और नवाज शरीफ साहब की पॉपुलैरिटी थी, 1997 में उन्होंने 2/3 अक्सरियत हासिल की। बिल्कुल ऐसी। इमरान खान जो हैं इक़्तिदार छोड़ने के बाद वो भी पॉपुलर हुए। देखिए ये पॉपुलैरिटी जो है ना, ये कोई पत्थर की तरह या लोहे की तरह नहीं होती। ये स्टॉक एक्सचेंज के हैं, ये तो शेयर की कीमत घटती रहती है और बढ़ती रहती है। बिल्कुल। जब इक़्तिदार से रुखसत हुए इमरान खान तो कहाँ थे?
हर ज़िमनी इंतखाब हार रहे थे। डस्का से लेके कराची तक। जब इक़्तिदार छोड़ा और उसके बाद उनकी पॉपुलैरिटी में इजाफा हुआ, तो पॉपुलैरिटी जो है एक एक बड़ी जिम्मेदारी भी है, एक बड़ा चैलेंज भी है। इसको संभालना चाहिए। जिस तरह औरतें अपनी इज्जत की हिफाजत करती हैं, उस तरीक़े से लीडरशिप जो है उसको अपनी पॉपुलैरिटी की हिफाजत करनी चाहिए, क्योंकि जब मकबूलियत होती है वो दुश्मनों को भी आवाज़ देती है, बिल्कुल ऐसे ही। उनको खौफ में मुब्तला करती है। तो पॉपुलैरिटी में ख़तरे भी पोशीदा होते हैं और फिर ये मुस्तकिल चीज़ भी नहीं होती। अच्छा, ये यानी कि रहने वाली नहीं है हमेशा ताब। ठीक है ना। एक वक्त ऐसा था कि खान साहब के पास एक सीट नहीं थी। एक वक्त ऐसा था कि उनके अलावा कोई दूसरा नुमाइंदा नहीं था तहरीक इंसाफ का। कायद आज़म को देख लें, एक वक्त 1937 के इंतखाबात में मुस्लिम लीग की क्या पोजीशन थी, फिर 1946 के इंतखाबात में क्या हुई। तो ये पॉपुलैरिटी जो है ना, ये कहना कि भाई एक शख्स पॉपुलर है तो वो पॉपुलर रहेगा हमेशा के लिए, और वो कुछ भी करता रहे तो शायद वो एक कल्ट की तरह रहेगा, ऐसा नहीं होता। जब भुट्टो साहब का इक़्तिदार ख़त्म हुआ, किसी ने चूं भी नहीं की। यानी कि पॉपुलैरिटी ये गलती की वजह से भी फिजल आउट हो सकती है। ये तो गुब्बारा है, उसमें थोड़ा सा आप सुई लग गई तो गुब्बारा फट गया। इसलिए जो पॉपुलैरिटी है उसका तकाजा ये है कि उससे आप नतीजा पैदा करें। बिल्कुल ठीक। उससे आप अपने अहदाफ जो हैं उनके लिए उनको इस्तेमाल करें, अपने हदफ पे नज़र रखें। अच्छा शामी साहब, अब अख्तामी 2-3 मिनट हैं, ईद का दिन है, नौजवान नस्ल है, ज़ाहिर है कि आप एक इंस्टीट्यूट की तरह हैं, आप एक पाकिस्तान की तारीख बिल्कुल आपकी आंखों के सामने अल्लाह ताला ने माशाल्लाह आपको बोलने की सलाहियत, आपका इल्म, आपका जो याददाश्त है उसको भी अल्लाह ताला ने माशाल्लाह इंटैक्ट रखा है आज तक। तमाम चीज़ें आप उसी तरह ऐसा महसूस होता है कि जैसे सामने लिखी हुई हों। तो मायूसी बहुत है, माशी एतबार से कहें, सियासी मामलात पे कहें, तकसीम कहें, इस वक्त मुल्क के अंदर लोगों के लिए शायद सुबह का पैगाम कोई नहीं है, सूरज निकलने की नवीद कोई नहीं है। तो क्या मैसेज आप देना चाहेंगे नौजवानों को, ख़वातीन को, बुज़ुर्गों को, बच्चों को? देखिए, वो दिन तो बदलते हैं ना, कुरान भी कहता ना कि दिन बदलते रहते हैं। और बड़ा हमने तो देखे ना, एक वाक़या सुना था, यानी कि बादशाह ने अपने वज़ीर को बुलाया और कहा कोई मुझे ऐसी नसीहत करें कि अगर मैं खुशी के लम्हात में उसको देखूं तो गमगीन हो जाऊं, और जब मैं गम के आलम में उसको देखूं तो खुश हो जाऊं। तो उस वज़ीर ने एक फ़िक्रा लिखा और बादशाह की खिदमत पे पेश किया। उन्होंने कहा, वक्त जो है एक साल नहीं रहता। क्या बात है। खुशी का लम्हा हो या गम का, इसे बदलना है। बिल्कुल ठीक है। और जो हमें कमरे हिम्मत कसनी चाहिए। पाकिस्तान, देखिए, पाकिस्तान के बारे में कुछ तसव्वुर कर सकता था कि ये एटमी ताकत बन सकता है? जब पाकिस्तान और एटमी ताकत बना, और पाकिस्तान जब कायम हुआ तो कोई तसव्वुर कर सकता था कि अपनी मईशत को संभाल लेगा, चल सकेगा? यानी, और पाकिस्तान ने अपनी मईशत को संभाला और पाकिस्तान चला। और पाकिस्तान ने फिर देखें ना, पाकिस्तान ने अपने अदारे खड़े किए। अभी आप देखें अफ़गानिस्तान में कितने ट्रिलियन डॉलर्स लग गए, वो फ़ौज नहीं खड़ी कर सके। बिल्कुल। पूरी अमेरिका की सपोर्ट के पाकिस्तान के दफाई अदारे, पाकिस्तान की फ़ौज, पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी, पाकिस्तान की अदलिया, पाकिस्तान का मीडिया, ये हमारा जो स्टेट स्ट्रक्चर है, ये सारा आप देखें ना, ये खड़ा हुआ है ना। आज भी हमारी एक स्ट्रक्चर्ड स्टेट है ना। और मुझे तो जो हमारे मुसलमान मुल्कों के जो सफ़ीर हैं, डिप्लोमेट हैं, कई ऐसे मिलते हैं तो कहते हैं पाकिस्तान की फ़ौज और पाकिस्तान की अदलिया और पाकिस्तान का मीडिया, हम तो सिर्फ इसकी तमन्ना कर सकते हैं। यानी कि शामी साहब, मायूसी में
उम्मीद के बहुत से पैगामात हैं, नहीं, जाहिर है बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि जो जिस पे हम फ़ख्र भी कर सकते हैं, कि जो हमें ये पैगाम भी दे सकती हैं कि मुस्तकबिल बहुत अच्छा। शामी साहब आपका बहुत शुक्रिया। ईद का मौका था, बहुत सी बातें थी शामी साहब से, बहुत सी बातें अभी हो सकती थी तारीख़ के मुतालिक, मुस्तकबिल से मुतालिक, हाल से मुतालिक, लेकिन ज़ाहिर है वक्त की किल्लत थी। शामी साहब का एक मरतबा फिर शुक्रिया करेंगे, इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।